तो आज हम शुरू करेंगे कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू अवशेष का, मतलब रेसिड्यू एट ए पोल, अनंत पर अवशेष। इसमें क्या है, लॉरेंट्ज थ्योरम जो अपन ये जानते हैं इसमें कि लॉरेंट्ज थ्योरम जो है, लोरा प्रमेय क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन है 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन है 1 से इन्फिनिटी बी एन। ये लॉरेंट्ज थ्योरम है। इसमें क्या है, ये मुख्य भाग प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। बी एन क्या है, यहाँ बी एन क्या है 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस ये इसको, ये तो बी एन है, या इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन एफ जेड को यहाँ से इज इक्वल टू समेशन एन 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस ये तो क्या प्लस बी वन अपॉन जेड माइनस ए बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर टू इन्फिनिटी तक। ये इसको अपन ये और ये सेम चीज यहाँ बी एन है तो जेड इज इक्वल टू ए पर अवशेष अनंत मान लिया। इसके क्या है, ये जेड इज इक्वल टू ए सभी अनंत नहीं, एक घात या दो घात या तीन घात, तो जेड इज इक्वल टू ए पर अवशेष, जेड इज इक्वल टू ए पर जो अवशेष है ये क्या है, इसके प्रसार में लॉरेंट्ज थ्योरम के प्रसार में क्या होगा, मतलब लोरा प्रमेय के प्रसार में लोरा प्रमेय के प्रसार में 1/z माइनस ए का गुणांक 1/z माइनस ए का गुणांक मतलब 1/z माइनस ए के अलावा जो भी, तो 1/z माइनस ए का गुणांक क्या है, ये गुणांक b1 होता है। तो z इज इक्वल टू ए पर अवशेष किसी ये अनंतक है, एक घात अनंतक साधारण अनंतक, इसका अवशेष क्या हो गया b1 के बराबर। इसको इस तरह से लिखना है, रेसिड्यू z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू b1। अगर श्रेणी में प्रसार करते हैं सीरीज फॉर्म में तो 1/z माइनस ए का जो गुणांक है वो होगा, और b1 यहाँ पे क्या होगा, b1 इस हिसाब से b1 क्या है, इंटीग्रल फॉर्म में n की जगह 1 रख दोगे तो b1 आ जाएगा, n की जगह 1 रखते ही ये -1 + 1 ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल c एफ जेड टी सेट। तो रेसिड्यू z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, b1 -1/2 पाई का इंटीग्रल c इसके, या 1/z माइनस ए का गुणांक श्रेणी प्रसार में 1/z माइनस ए का गुणांक। ये इसके ये सब बराबर। इस तरह अपन यहाँ पर देखेंगे, इसमें यहाँ पर रेसिड्यू z इज इक्वल टू साधारण अंतर होता है ना, इसमें अनंत पर अवशेष, इसमें यहाँ पर अनंत पर अवशेष, अनंत पर अवशेष का रेसिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। रेसिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, एक तो a नहीं होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो z इन्फिनिटी क्या होगा, तो a नहीं होता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ किसके बराबर होगा, लोरा प्रमेय के प्रसार में -1/z का गुणांक, -1/z मतलब उल्टा -b1 या 1/z का ऋणात्मक गुणांक, जो 1/z का गुणांक है उसका नेगेटिव, या इसको कह सकते हो -b1 का मतलब -1/2 पाई आइटा इंटीग्रल c एफ जेड टी सेट। अगर श्रेणी के प्रसार में खोल रहे हो तो ये हो जाएगा, एक तो ये है आपके पास -1/z का गुणांक मतलब -b1, एक तो ये अनंत पर अवशेष निकालेंगे
दूसरा क्या है रेजिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या है लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड। जैसे इसमें ही होता है, इसमें क्या है z टेंड्स टू z माइनस a एफ जेड, इसका मतलब है रेजिड्यू z इज इक्वल टू a मींस लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ जेड, ये है इसका मतलब। इन्फिनिटी में क्या है माइनस जेड एफ जेड, नेगेटिव ए तो ही नहीं है तो इसलिए जेड माइनस जेड एफ जेड। तो ये इसमें यहाँ पर अपन निकालेंगे। अगर रेसिड्यू में किसी पॉइंट पे निकालना है, साधारण अंतर अगर दे रखा है तो ये तो इन्फिनिटी में दो तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस जेड एफ जेड और ये प्रसार में माइनस वन अपॉन जेड का या माइनस। अब यहाँ पर ये है कि यदि आपके पास z इज इक्वल टू a पर यदि z इज इक्वल टू a साधारण अनंतक है, एक घात का अनंतक है, अगर एक घात का अनंतक है तो रेजिड्यू z इज इक्वल टू a क्या होगा लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ जेड इसके बराबर। यदि z इज इक्वल टू मतलब फलन एफ जेड, यदि एफ जेड इज इक्वल टू इस तरह से देगा फाई जेड अपॉन साई जेड, अगर फलन फाई जेड अपॉन साई जेड दे रखा है तब रेजिड्यू z इज इक्वल टू a मतलब a पर अंतर, a पर इन्फिनिटी तो उसकी क्या वैल्यू होगी, यहाँ क्या होगा फाई a अपॉन साई डैश a। अरे ये तो ऐसे रहेगा, ए रख देंगे पॉइंट ऊपर में तो नीचे में क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ए रख देंगे साई ए यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू नीचे वाली टर्म जीरो नहीं होगी कंडीशन। यदि z इज इक्वल टू a n घात अनंत है, m घात अनंत है मतलब 2 3 4 5, एक घात है तो 3 हो जाएगा, 2 3 4 5 हो तब क्या हो जाएगा रेजिड्यू z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1, ये तो आएगा लिमिट z टेंड्स टू z टेंड्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 dm माइनस 1 अपॉन dz पावर n माइनस 1 z माइनस am की पावर या इसको यहाँ लिख सकते हैं तो लिमिट z टेंड्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 1 dm जैसे दो घात का अनंत है तो क्या करोगे एक बार डिफरेंशिएट करोगे, 3 घात अनंत होगा तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे और फिर इसमें लिमिट लगा दो। लिमिट यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये आप इसमें ये फॉर्मूला है z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे दो फॉर्मूला है, 1 अपॉन z का ऋणात्मक गुणा माइनस 1 अपॉन z का गुणा या z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड। इसमें क्या है अगर सीरीज फॉर्म में खोलते हो तो 1 अपॉन z माइनस a का गुणा या z टेंड्स टू साधारण है तो z माइनस a एफ जेड, अगर f फाई z अपॉन साई z में दे रखा है तो ये हो जाएगा और अगर m घात अनंत है तो यहाँ पर जैसे एफ जेड अपने को यहाँ दे रखा है जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब, इसका इन्फिनिटी पे देखें जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर अनंत तक देखें तो इसका क्या है सीधे आप इसमें प्रसार इसको लिखते हो एफ जेड इज इक्वल टू डिवाइड कर दो 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन ये प्रसार कर दिया इसका 1 अपॉन जेड, तो क्या है माइनस 1 अपॉन जेड का गुणांक या 1 अपॉन जेड का ऋणात्मक गुणांक, तो रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड का गुणांक, माइनस 1 अपॉन जेड का गुणांक किसके बराबर है माइनस 1 अपॉन जेड का गुणांक किसके बराबर
या 1/z का ऋणात्मक नेगेटिव 1 माइनस 1। तो इसका रेजिड्यू जो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी है वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर एफ जेड ये दे रखा है आपको 1/sin हाइपोबोलिक z इज इक्वल टू i tan phi। फिर देखें साइन हाइपोबोलिक z इसको अपन यूं लिख सकते हैं z की पावर 0 अपॉन साइन हाइपोबोलिक z। किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है। अब ये इस फॉर्म में आएगा एफ जेड बराबर फाई जेड अपॉन साइन जेड। तो ऊपर वाले का पर किस आई tan पाई में निकालना है, आई tan पाई में। तो इसका रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यू z इज इक्वल टू आई tan पाई क्या था फाई अपॉन साई डैश है। ये तो 1 है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा आपके पास। इसको तो ऐसे ही लिख दो साई डैश जेड, पहले साई डैश जेड निकालो। साई डैश जेड कितना हो गया cos ऑफ हाइपोबोलिक z किस पर आईटा n पाई पर। ये है तो यहाँ पे cos 1 अपॉन cos ऑफ z की जगह रख दिया हाइपोबोलिक आईटा n पाई। तो ये कितना हो गया cos ऑफ 1 अपॉन cos ऑफ n पाई आईटा n पाई हो गया ना, यहाँ पे हाइपोबोलिक हट जाएगा। cos ऑफ आईटा ये क्या होता है हाइपोबोलिक में cos ऑफ आईटा n पाई cos ऑफ हाइपोबोलिक n पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर cos ऑफ n पाई इसका मतलब 1 अपॉन -1 की पावर है, तो -1 की पावर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फाई जेड अपॉन साई जेड वाला यहाँ पर अपन ये लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें किसी भी फलन की कोई फलन एफ जेड अनंत पर विश्लेषित है तब भी उसकी अनंत पर अवशेष हो सकता है। अगर अनंत पर विश्लेषक है तभी भी उस पर अवशेष हो सकता है इनफाइनाइट पे, क्योंकि इनफाइनाइट एक ऐसा है जिसमें आप प्लस माइनस कोई फाइनाइट नंबर करोगे तभी भी इनफाइनाइट आता है, यहाँ पर कोई फिक्स वो नहीं। तो अनंत पर विश्लेषक है। तो अगर मान लिया अपन ने मान लिया कि माना एफ जेड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर विश्लेषी है, अनंत पर विश्लेषी है कोई फलन। और तथा ये मान लिया हमने ये मान लिया कि z इज इक्वल टू 1 अपॉन z 1 अपॉन z 1 अपॉन t भी ले लो कुछ भी। तब यहाँ पर f z की जगह रख देंगे 1 अपॉन z। तो 1 अपॉन z यहाँ पर तो क्या हो जाएगा जाई किसके बराबर हो जाए, जाई का मतलब 1 अपॉन z। तो यहाँ पर कितना है 1 अपॉन z किस पर हो जाएगा जाई इज इक्वल टू 0 पर विश्लेषित होगा। इस पर विश्लेषित होगा तब इसमें यानी यहाँ पर अपन टेलर प्रमेय से प्रसार करने पर टेलर प्रमेय से f1 अपॉन साइन इक्वल टू समेशन n 0 से इन्फिनिटी a n और साई की जगह कितना हो गया z की पावर n, z की जगह कितना है यहाँ पर 1 अपॉन साई की पावर a n साई पावर n। अब यहाँ पर z इक्वल टू 1 अपॉन z लेने पर अगर अपन 1 अपॉन z लेते हैं
टेलर थ्योरम है, इसमें नेगेटिव नहीं आएगी टर्म, ऊपर ही रहेगी पॉजिटिव, इसलिए टेलर थ्योरम का यहाँ पर प्रसार किया है। यहाँ पर एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन ऑन जेड रीजन। इसका मतलब ए जीरो ए वन जेड ए टू अपॉन जेड स्क्वायर। अब रेसिड्यू देखें अपन, इस पे क्या कह रहा है, अनंत पर अवशेष हो सकता है, तो रेसिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके बराबर होता है माइनस पी वन। माइनस पी वन क्या है, माइनस वन अपॉन टू पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, माइनस वन अपॉन टू पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। एफ जेड क्या है, ये मतलब ए जीरो प्लस ए वन अपॉन जेड प्लस ए टू अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये किसके बराबर आ गई, माइनस में वन अपॉन टू पाई आएगा इंटीग्रल सी ए वन अपॉन जेड डी जेड, क्योंकि इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन जेड की पावर के बराबर जीरो होता है, जेड डज नॉट इक्वल टू वन। वन के अलावा जो भी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यही टर्म बचेगी, केवल ये टर्म बचेगी, बाकी ये सारी टर्म जीरो, ये आ जाएगा। इसका आपने क्या लिया, यहाँ इसका अपने मान लिया मॉड जेड बराबर आर, ये अपने ले लिया मॉड जेड बराबर आर, तो जेड बराबर क्या हो गया आर ई की पावर आएगा थीटा, डी जेड बराबर आर आएगा ई की पावर आएगा थीटा डी थीटा, और लिमिट जो सी है, क्योंकि वृत्त ये वृत्त का समीकरण, वृत्त की लिमिट क्या होती है जीरो से टू पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी कितना हो गया माइनस में ए वन बाहर ए वन अपॉन टू पाई आएगा इंटीग्रल जीरो से टू पाई डी जेड क्या हो गया आर आएगा ई की पावर आएगा थीटा डी थीटा, और जेड कितना हो गया आर ई की पावर आएगा थीटा, आएगा बाहर आ गया थीटा डी थीटा का जो अपने इंटीग्रेट किया, थीटा थीटा में लिमिट लगाई टू पाई, तो क्या था टू पाई आएगा, ये हो गया माइनस ए वन अपॉन टू पाई आएगा इंटू टू पाई आएगा, तो माइनस रेसिड्यू आगे जेड वन के बराबर। आप इसमें देख लो, उसको अपन उससे भी देख सकते हैं सेकंड कि रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, रेसिड्यू जेड इज इन्फिनिटी क्या होता है, एफ जेड के प्रसार में माइनस वन अपॉन जेड का गुणांक, मतलब एफ जेड के प्रसार में माइनस वन अपॉन जेड का गुणांक, तो माइनस यहाँ देखो माइनस वन अपॉन जेड का गुणांक क्या है, इज इक्वल टू माइनस ए वन, इससे तो ये जो रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू ए बी माइनस ए वन, और इसके प्रसार में भी इसका मतलब माइनस ए वन इसका अवशेष है। तो फलन एफ जेड को अपन ने विश्लेषित माना था, परंतु उसके बाद भी इसका यहाँ पर अवशेष, तो कोई भी फलन अगर दे रखा है इनफाइनाइट पर, अगर वो विश्लेषित है तब भी क्या है उसका अवशेष हो सकता है। जैसे ये b अपॉन जेड माइनस है, ये तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है विश्लेषित, z टू इन्फिनिटी लगा देता है, जीरो परिबद्ध है विश्लेषित फलन होता है, परंतु इसका अवशेष हो सकता है इस पर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी का, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी अवशेष क्या है, रेसिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है माइनस बी वन, मतलब माइनस वन अपॉन टू पाई आएगा, जैसे अभी अपन ने निकाला इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में वन अपॉन टू पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड ये बी अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, जैसे ये किया था वैसे के वैसे यहाँ अपन ने मान लिया मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो z माइनस ए कितना होगा, z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा, क्योंकि मॉड लोगे तो मॉड ई की पावर आइटा थीटा वन के बराबर, तो डी जेड इज इक्वल टू आर आइटा ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा, यहाँ रख दो क्योंकि ये वृत्त है,
तो उसका लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो यहाँ कर दिया आपने -1/2 पाई आइटा इंटीग्रल 0 से 2 पाई, बिल्कुल सेम ही है। b बाहर आ गया, z माइनस a dz की जगह रख दिया r आइटा e की पावर आइटा थीटा d थीटा, dz की जगह रख दिया r आइटा e की पावर आइटा थीटा r e की पावर आइटा थीटा। ये कैंसिल 2 पाई, तो 2 पाई आइटा तो माइनस b/2 पाई आइटा इंटू 2 पाई, तो कितना हो गया माइनस b। तो रेजिड्यू z इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है ये। अब अपन ने यहाँ इसको और से चेक कर सकते हैं। अपन ने क्या बताया था, क्योंकि a पर क्या हो रहा है अनंत तक है, a पर अनंत तक है, यहाँ z इक्वल टू a, इसका क्या है a घात अनंत तक। अपन ने बताया था रेजिड्यू z इक्वल टू a क्या होता है b पर, और रेजिड्यू z इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है माइनस b पर, साइन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर देखें अपन रेजिड्यू z इक्वल टू a क्या हो गया b, क्या है b1 का मतलब क्या है fz के प्रसार में 1/z माइनस a का गुणांक, 1/fz का गुणांक। तो 1/z माइनस a का गुणांक क्या है यहाँ पर b, ये किसके बराबर, और यहाँ पर कितना है देखो माइनस, तो ये अपोजिट हो गया। रेजिड्यू z इक्वल टू a इक्वल टू अगर b1 था तो रेजिड्यू z इक्वल टू इन्फिनिटी क्या था माइनस b, तो यहाँ से प्रूफ हुआ तो b है और यहाँ पर इन्फिनिटी पर माइनस b, इसका अपोजिट साइन, इसका मतलब रेजिड्यू z इक्वल टू इन्फिनिटी पर अनंत, इस पर अवशेष है। z इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये विश्लेषिक है, फिर भी इसका अवशेष है, ये अपन इससे चेक कर सकते हैं। इसका माइनस b है, इसका प्लस b। तो यहाँ इसमें इससे रिलेटेड यहाँ पर अपन देखेंगे कोशी अवशेष को लेकर। कोशी रेजिड्यू थ्योरम, कोशी रेजिड्यू थ्योरम क्या है कि फलन fz परिमित संख्या में अनंतकों के अलावा कंटूर C के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है। मतलब कंटूर C के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं, 2 3 4 5 1 2 जितने भी हैं फाइनाइट है, उनके अलावा विश्लेषिक। तब क्या है इंटीग्रल C f z dz इक्वल टू 2 पाई आइटा समेशन r सम ऑफ रेजिड्यूज, या ये लिख दो 2 पाई आइटा C के अंदर स्थित अनंतकों पर अवशेषों का योग। C के अंदर स्थित अनंतक है, उन पर जितने भी अवशेष होंगे उनका योग सम, ये किसके बराबर होगा इंटीग्रल C f z dz के बराबर। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे मान लिया ये C है, ये कंटूर पर भी C है, इसमें ये मान लिया यहाँ Z1 है, यहाँ Z2 है, इस तरह से ये Zn ये अनंत तक है ना। तो कंटूर C के अंदर कंटूर C ये कह रहा है परिमित संख्या में अनंत तक है। तो यहाँ पर अपन ने मान लिया कि कंटूर C में कंटूर C Z1 से लेके Zn ठीक है अनंत तक है। अब क्या करें, इनको केंद्र मानकर छोटी त्रिज्या
छोटी त्रिज्या के वृत्त गामा 1 से लेके गामा n खींचे। जैसे ये है, इसको केंद्र मानकर ये गामा 2 है, ये गामा 1, गामा 2, गामा छोटी त्रिज्या r के, छोटी त्रिज्या मान लो r के वृत्त यहाँ पर अपन खींच देगा। खींचे इस तरह खींचे कि सभी ये आपस में प्रतिच्छेद न करें, वह पूर्ण रूप से सी में, पहले तो एक दूसरे को काटे नहीं और सी के अंदर ही हो, सी के बाहर कोई भी नहीं हो। इस तरह से यहाँ पर ये बने। तो कोशी एक्सटेंशन थ्योरम अपन यहाँ लगाएंगे। कोशी इंटीग्रेशन में जो अपन ने पढ़ा है, कोशी विस्तार प्रमेय से कोशी एक्सटेंशन थ्योरम जो अपन यहाँ लगाए, उसमें क्या था कि इंटीग्रल सी जो है उसके अंदर जितने भी होते हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब इंटीग्रल सी f z dz इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा 1 f z dz प्लस इंटीग्रल गामा 2 f z dz से लेके प्लस इंटीग्रल गामा n f z dz, इन सबके सम के बराबर। अब ये क्या z1 z2 पे गया अनंत तक है। तो यहाँ पर अभी अपन देखें, अभी अपन ने जो बताया एक घात अनंत तक है सभी, तो रेसिड्यू अभी अपन ने जो बताया था क्या होगा, z1 यहाँ पर z1 क्या है, एक घात अनंत तक है। तब z1 पर अवशेष, z1 पर अवशेष अभी अपन ने बताया था रेसिड्यू z इज इक्वल टू z1 किसके बराबर था, इंटीग्रल c 1/b1 के बराबर 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल c, c का मतलब क्या है, गामा 1 f z b1 के बराबर। इसी तरह इसी प्रकार रेसिड्यू z इज इक्वल टू z2, ये किसके बराबर होगा, 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल गामा 2 f z dz। और रेसिड्यू z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल c का मतलब गामा एंड f z dz। ये हो गया, ये डेफिनेशन है b1। अब ये इंटीग्रल गामा 1 f z dz, इंटीग्रल गामा 1 f z dz किसके बराबर होगा, 2 पाई आएगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू z, गामा 2 f z dz किसके बराबर होगा, 2 पाई आएगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू z, गामा n किसके बराबर हो गया, 2 पाई आएगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो। तो अब ये वैल्यू यहाँ रखें, यहाँ से इसको लिख दो 1 से क्या हो गया, इंटीग्रल c f z dz इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, यहाँ से 2 पाई आएगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू z1, फिर यहाँ से 2 पाई आएगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू z2 से लेके 2 पाई आएगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू z। तो 2 पाई आएगा कौन आ रहा, 2 पाई आएगा, ये कह रहे सबके सम के बराबर है, मतलब समेशन रेसिड्यू z इज इक्वल टू z r समेशन r1 से n, z इज इक्वल टू z1 z इज इक्वल टू z2 प्लस z इज इक्वल टू, इसका मतलब 2 पाई आएगा, इसको यूं भी लिख सकते हो 2 पाई आएगा समेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या 2 पाई आएगा c के अंदर स्थित अनंत कोण पर
अवशेषों का योग। तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड किसके बराबर होता है? 2 पाई आइटा समेशन ऑफ आर। यहाँ पर ये ध्यान रखें अपन, अगर एफ जेड जेड वन जेड टू जितने भी अनंत है उस सबके योग के बराबर यहाँ पर इसके बराबर। यहाँ हम इसे देखते हैं क्योंकि परिमेय संख्या में जो अनंत है उस पर क्या था? माइनस बी वन, और इनफाइनाइट में क्या था? इनफाइनाइट में था माइनस बी वन और उस पर था बी वन, तो दोनों का ऐड करते हैं 0 आता है। तो यहाँ पर इसको यूं भी कर सकते हैं कि फलन एफ जेड के परिमित अनंतों पर अनंतों के अवशेष वह परिमित अनंत जो भी उनके अवशेष वह अनंत पर अवशेष का योग 0 होता है। परिमित संख्या में जो अनंत है उनके अवशेष का योग जो है और इनफाइनाइट अवशेष उनको जोड़ें तो क्या होता है? 0 के बराबर आता है। तो यहाँ कोशी थ्योरम से अपन करेंगे यहाँ पर। तो अपन ने मान लिया कि माना C में Z1 से लेके Zn पर अनंत है जिन पर अवशेषों का योग कोशी अवशेष प्रमेय से जो भी अपन ने थ्योरम किया वही कोशी अवशेष प्रमेय यूज करें। क्या था? इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या है? 2 पाई आइटा सम ऑफ रेजिड्यू। तो सम ऑफ रेजिड्यू क्या है? सम ऑफ रेजिड्यू कितना हो गया? 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड क्या था? कोशी अवशेष प्रमेय लगाई है, आपका क्वेश्चन नहीं किया। 2 पाई आइटा समेशन ऑफ अवशेषों का योग, अनंत पर अवशेषों का योग। अब इन्फिनिटी पर अवशेष, अनंत पर अवशेष, मतलब z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर अवशेष क्या है? रेजिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होता है? माइनस बी वन। कितना? माइनस 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। रेजिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? माइनस 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप 1 + 2, तो समेशन आर प्लस रेजिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समेशन आर प्लस रेजिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कितना है? ये कितना है? -1। ये कितना है? 0। तो अनंत पर जितने अगर फाइनाइट संख्या में अनंत हैं उन पर अवशेष प्लस इन्फिनिटी पर अवशेष दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 के बराबर आता है। कोशी अवशेष थ्योरम से आप यहाँ पर सीधे देख सकते। इसको आप यूं प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे एफ जेड यहाँ दे रखा है, एफ जेड बराबर दे रखा है z² z -1 z -2 z -3। तो जो फाइनाइट संख्या है किस कौन से अवशेष है? तो z बराबर 1 2 3 परिमित संख्या में दी है और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देख लेंगे और उनको दोनों को जोड़ेंगे तभी भी क्या होगा? उनका योग 0 आना चाहिए। अनंत तक का अभी हमने बताया था इनफाइनाइट पे विश्लेषक हो सकता है, फिर भी इस पर अवशेष हो सकता है। जैसे ये इस पर विश्लेषक है z टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइनाइट पहली वाली, परंतु फिर भी अवशेष उस पर हो सकता है। तो पहले अपन देखें z इज इक्वल टू 1 2 3, ये सभी क्या है? एक घात अनंत तक, एक घात अनंत तक। तो इन पर अवशेष क्या होगा? अवशेष का एक घात अनंत तक वाला फॉर्मूला लगेगा z टेंड्स टू a z - a f z। कौन सा लगेगा? रेजिड्यू z इज इक्वल टू a लिमिट z टेंड्स टू a z - a f z। ये वाला फॉर्मूला एक घात अनंत तक है। तो अपन देखें रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1
1 पे निकालें, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ए यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस ए मतलब z माइनस 1 एफ जेड ये z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3, ये इससे z टेंड्स टू 1 रख दो, यहाँ 1 रखा तो -1, यहाँ 1 रखा तो -2, तो कितना हो गया है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा तो -2, ये 2 आ गया आपके पास। ये चेक कर ले, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में फिर अपने को चेक करना है, आगे ऐड करना है, तो उसमें कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। यहाँ एक बार 1 रख के देख लो, तो यहाँ 1 रखा तो -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया है ना, हाफ आ गया। अब रेसिड्यू z is equal to 2, its limit z tends to 2, z minus 2 fz z square on z minus 1 z minus 2 z minus 3, ये इससे कैंसिल। यहाँ 2 रखा तो 4, यहाँ 2 रखा तो 1 और यहाँ 2 रखा तो -1, तो ये कितना है -1, तो -4 प्लस माइनस -1। अब रेसिड्यू z is equal to 3, its limit z tends to 3 z minus 3 z square upon z minus 1 z minus 2 z minus 1 z minus 2 z minus 3, ये कैंसिल। 3 रखा 9, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ 3 रखा 2 यहाँ रखा 1, तो कितना है 9। अब निकालते हैं रेसिड्यू z is equal to infinity, रेसिड्यू z is equal to infinity, लिमिट z tends to infinity minus z fz, ये वाला फॉर्मूला लिमिट z tends to infinity होता है माइनस z fz, तो माइनस z लिमिट z tends to infinity माइनस z fz क्या है, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3। क्या करा आपने, लिमिट z कॉमन ले लो, कॉमन लिया कितना आ गया, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस z क्यूब अपॉन z क्यूब, z z z सब में से कॉमन ले लिया, z क्यूब तो कितना हो गया है 1 माइनस 1 अपॉन z, 1 माइनस 2 अपॉन z, 1 माइनस 3 अपॉन z, ये बच गया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना गया 1 आ गया, तो माइनस, तो ये z इज इक्वल टू a b c 1 2 3 पर और z इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, तो रेसिड्यू ये हो गया। अब अपन देखें समेशन r प्लस रेसिड्यू z इज इक्वल टू, मतलब अनंत तक जो फाइनाइट है वो प्लस इनफाइनाइट, देखें क्या है 0 आना चाहिए, थ्योरम जो भी बनने की हाफ -4 9/2 -1, आपने एलसीएम ले लिए हैं 2, कितना है 1 -8 प्लस 9 -8 ये 0, तो देखो आप रेसिड्यू z इज इक्वल टू इंफिनिटी और प्लस फाइनाइट जितने भी सबका सम क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो अनंत पर विश्लेषण हो सकता है फलन इनफाइनाइट पर, परंतु फिर भी रेसिड्यू होगा, प्लस रेसिड्यू जो है फाइनाइट वाले जितने भी हैं प्लस इनफिनिटी का, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए 0 के बराबर चाहिए। अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप ये दे सकते हैं, और अगर विचित्रता है इसमें ये भी है z इज इक्वल टू इंफिनिटी पर ये विश्लेषक है ये वाला फलन भी, और फिर भी इस पे अवशेष और दोनों के अवशेषों का योग भी 0 है।